कि आज अगर सरकार हर बार इनकी मांगे मान गई तो कल ये खालिस्तान की भी मांग करेंगे। ऐसा क्यों है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही आगे दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगह के किसान आगे नहीं आ रहे हैं? दो ही आदमी लंगर लगाने वाले हैं। या तो गुरु घर से लंगर आ रहा है, गुरुद्वारा है, या पास के जो गांव हैं वो इकट्ठे होकर लंगर लगा रहे हैं। किसान डिमांड लेकर जा रहा है अपनी सरकार के पास, परंतु दुर्भाग्य हमारा इस देश का भी अन्नदाता के सामने ऐसी दीवार खड़ी कर दी, बैरिकेड, जैसे कि हम दूसरे देश से आ रहे हैं, अपने देश में बेगाने हैं हो गए। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहार जी। पहले तो मैं अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। कल की जैसा कि दिल्ली कूच की तैयारी है, दिल्ली कूच मतलब दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, जहाँ तक कि जैसे कि 4 बैठकें हो चुकी हैं जो बेनतीजा रहीं। और पहले तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगा कि दिल्ली की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, दिल्ली हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाथ से जाना है, हम जाना है, कुछ नहीं है ये। और दिल्ली के अंदर अपनी किसान डिमांड लेकर जा रहा है अपनी सरकार के पास, परंतु दुर्भाग्य हमारा इस देश का भी अन्नदाता के सामने ऐसी दीवार खड़ी कर दी, बैरिकेड, जैसे कि हम दूसरे देश से आ रहे हैं, अपने देश में बेगाने हैं हो गए। और इतने एडवांस में बैरिकेडिंग की, जबकि ये जो विषय है किसान का, मजदूर का, हम एमएसपी को कर्जा माफ़ी के लिए इन बातों के लिए जा रहे हैं, उन्हीं तो ये खुद हुक्मरान जो है उनके खुद की सोच पर डिपेंड होना चाहिए कि किसान की हालत कितनी ख़राब है, तो उसको उभारने के लिए वो, ताकि अपना ठीक जीवन व्यतीत कर सके, उसके बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ सकें, अच्छा खा पी सकें, उसके लिए हम अपनी फसलों का दाम मांगने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप एमएसपी के लिए जा रहे हैं, अपनी फसलों का दाम मांगने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कानून जब बनेगा तो पूरे देश के सभी राज्यों को प्रभावित करेगा, सभी राज्यों का फ़ायदा होगा। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही आगे दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगह के किसान आगे नहीं आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी ये बात वाजिब है। जब एमएसपी का गारंटी कानून बनेगा तो सारे देश के किसान को फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल आपका ये, भाई ये पंजाब, उसके बाद हरियाणा ही ये आगे क्यों? मैं इस बात को दूसरे एंगल से कहना चाहूँगा कि ये जो पंजाब है, मैं पुराने पंजाब की बात करूँगा, जो आज 16 ज़िले पाकिस्तान वाले पंजाब में हैं, 6 ज़िले आज इस पंजाब में हैं, 5 हरियाणा में, 2 हिमाचल में। ये जब पूरा एक प्रांत था पंजाब, तो इसके अंदर एक किसान नेता रहबर आज़म दीन बंधु सर छोटू राम थे। उन्होंने किसान के लिए गोल्डन रूल्स के नाम से इतने कानून बनाए, जो किसान की लूट चल रही थी मंडियों में, महाजनों के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो सब बंद हुई। खासकर मैं बताऊं, आपने 1938 में एपीएमसी एक्ट, जो मंडियों का कानून है, ये आया। और दूसरे जो कानून, एक बहुत इससे भी बड़ा कानून था लैंड एलिएशन एक्ट, जो 25 अक्टूबर 1906 से लागू हुआ था, कि जिसका मेल हायर नहीं था उसकी ज़मीन लैप्स हो जाती थी। तो उसके खिलाफ भी छोटूराम जी ने 1938 में एक कानून बनाया, और उस कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ 1901 से लागू किया। और उस एक कानून के कारण किसान की 3,65,000 एकड़ ज़मीन रिलीज हुई। रही बात तक, भाई ऐसा क्या बात है, वह हरियाणा पंजाबी ऐसे क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इस चीज़ का छुटकारा 100 साल पहले लगभग ले लिया। आज दुर्भाग्य है हमारा कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, इन स्टेट्स में आज भी एपीएमसी एक्ट लागू है। हम देखते पीछे बातें चल रही थी, चाहे मक्का था, चाहे धान की फसल थी, यहाँ रेट उसका एमएसपी जा रहा है 2600-2700 रुपये, और बिहार में 1200 रुपये बिक रहा है। तो उस किसान की कैसी हालत सुधरेगी बिहार में, जब उसकी लागत ही पूरी नहीं होगी? ठीक बात। तो इसलिए ये ज़रूरी है पूरे देश में
यहाँ के किसान को भी फायदा होगा और यूपी, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान के किसान को तो और भी ज़्यादा फायदा होगा यदि एमएसपी का गारंटी कानून बन गया। नहीं, वो मेरा सवाल जैसा कि था कि वहाँ के लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? अगर मतलब उनको भी प्रदर्शन करना चाहिए ना, उनको भी मांग रखनी चाहिए ना अपनी, क्योंकि फायदा उनका भी है। मैं वही कह रहा ना, अभी तक वो टेस्ट मिला ही नहीं है। इन लोगों में इस बात की जागरूकता है, ये जागरूकता इन लोगों में हुई, उसका कारण यही है कि भाई इन्होंने एमएसपी बहुत पहले देख चुके। आप यही एक बात बताओ, एक एग्जांपल के तौर पे 1943 में लॉर्ड वेबल जब वायसराय थे भारत की, तो गेहूं का रेट 6 रुपये मन तय हुआ। 11 सरकार थी पूरे भारत में, 10 चीफ मिनिस्टर शामिल हुए और पंजाब की तरफ से रेवेन्यू मिनिस्टर चौधरी छोटूराम जी शामिल हुए। उन्होंने वायसराय से डिमांड की गेहूं का रेट 10 रुपये मन होना चाहिए, बाकी तो किसी ने डिमांड नहीं की। तो वायसराय जी ने कहा चौधरी साहब आप इतनी बात पे क्यों अड़िग हो रहे हो दाम बढ़ाने पे। तब चौधरी छोटूराम ने कहा था कि ये बाकी सब लोग गेहूं खरीदने वाले हैं, हम गेहूं बेचने वाले हैं। क्योंकि उसने बीज का प्रबंध, मंडी का प्रबंध, तुलाई है, ढुलाई है, रुलाई है, पिनाई, जो भी मंडी में जितनी भी समस्याएं थी किसान की बांटते। 1938 में एक पंजाब वेट एंड मेजर्स एक्ट बना था, उसका यही था जब चेकिंग करवाई चौधरी साहब ने बतौर मंत्री 67% जो वेट थे बाट थे वो खराब थे, यानी कि सामान लेने का और देने का। 72% तखड़ी ठीक नहीं थी, तो उसके अंदर डिफरेंस था। तो वो चीज़ें उन्होंने पकड़ी और कहीं ऐसा स्टेप उठाया ही नहीं गया। उन्होंने अपने किसान को बचाने के लिए अनेक को कानून बनवाए। यदि ऐसा ही लोग, ऐसे ही नेता दूसरे राज्य में होते तो हमारे दूसरे राज्यों की भी हालत बहुत ज़्यादा सुधरती कृषि के बारे में। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पंजाब अपने अनाज की वैल्यू जानता है, वो जानता है उसको किस तरह से लड़ना है। नहीं, वैल्यू तो वो भी जानते, चाहे कोई भी, वैल्यू तो हर आदमी जानता है। जब हमें ये पता लगता है कि भाई इकट्ठा होने से और अपनी डिमांड्स को मुखर रूप से रखने के लिए संगठित होना होता है, तो ये लोग पहले इस बात को देख चुके हैं। और उन लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज वो लोग धरना प्रदर्शन तक तो आए हैं, आने वाले समय में वो लोग भी मुखर होकर के आगे आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। एक सवाल अक्सर मैं जो वीडियोस भी डालता हूँ अपने चैनल पर, तो कमेंट के तौर पर कई लोग कमेंट करते हैं और कई न्यूज़ चैनल्स में मैंने देखा है कि ये जो पैसा लग रहा है, यहाँ पे इतना खर्चा हो रहा है, ये फंडिंग बाहर से है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि आज अगर सरकार हर बार इनकी मांगे मान गई तो कल ये खालिस्तान की भी मांग करेंगे। कितनी इस बात पे सच्चाई है और अगर ये गलत है तो उसको किस तरह से खंडित कराना चाहिए? देखिए, ये एक, मैं इस बात को इस एंगल से लूँगा कि जो इस मुहिम के विरोधी लोग हैं वो ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं, खाने के ऊपर ही खर्च हो रहा है और तो कुछ है नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली अपने हैं, तरपाल अपने हैं, खाने के लंगर। देखिए, इसमें पंजाब कहें या सरदार कम्युनिटी कहें, लंगर के मामले में इनका मुकाबला नहीं है। हम हिंदू हैं, मंदिर तो हमारे पास भी है, क्या हम डोनेशन नहीं देते, मंदिर बढ़ाते हैं। कभी कोई मंदिर देखा आपने हमारे को रोटी खिलाते हुए? इनके पास, ये भाग्यशाली है इस बात के लिए, गुरु का लंगर चलता ही रहता है। और जहाँ तक फंडिंग की बात है, देखो, मैं किसी एक आदमी कौन किसको फंडिंग करे, ये कोई, मैं इंक्वायरी ऑफिसर तो है नहीं एक मैं इंक्वायरी कर लूँ, परंतु ये नैरेटिव ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ नहीं होता। सब किसान हैं, अपने घर पे भी गांव में रहते हैं तो भी लंगर ऐसे ही चलता है। अब यहाँ पंजाब के गांव साथ में लंगर जो लग रहे हैं, किसान तो अपने लेकर आ रहे हैं, परंतु जो लंगर लग रहे हैं वो किसने लगा रखे हैं? 2 आदमी लंगर लगाने वाले हैं। या तो गुरु घर से लंगर आ रहा है, गुरुद्वारा है, या पास के जो गांव हैं वो इकट्ठे होकर लंगर लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे भाई आगे से चल के आया, हम साथ बैठे, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो फंडिंग की बात, तो जो लोग अपने आप को इस मुहिम को कमज़ोर करने के लिए नैरेटिव बनाते, उनका ये एक शगुफा है। इस तरह की फंडिंग कोई नहीं होती, और कोई फंडिंग करके
किसी को कितने दिन तक खड़ा कर सकता है। ये लंगर तो 500 साल से चल रहा है, गुरु का लंगर है भाई। किसान आंदोलन तो 2 साल से है, 3 साल से है, लंगर तो 550 साल से चल रहा है। 1469 में गुरु नानक जी पैदा हुए थे और जब वो मात्र 28 साल के थे, जब उनको ज्ञान हुआ, तो उसके बाद गुरु घर का लंगर तो चल ही रहा है और ये तो आगे भी चलेगा जब तक सृष्टि रहेगी। तो क्या फंडिंग हो रही है? फंडिंग का दम ऐसा नहीं है। गुरुद्वारे के अंदर भी सभी लोग डोनेशन देते हैं, उस डोनेशन से इकट्ठा होकर लंगर चलता है, यानी कि लोगों का पैसा लोगों के लिए गुरु का लंगर है। रही बात अगली डिमांड की, आपने कहा कि भाई खालिस्तान की बात, देखो ये बातें कोई आदमी अलग से अपनी बात कौन करता होगा नहीं करता होगा, क्या है, किसान के लिए कुछ नहीं है। किसान एमएसपी, कर्जा माफी, भूमि अधिग्रहण बिल में सुधार, अपना रेट का जो C2+50 का फार्मूला है, इनके लिए चिंतित है। खालिस्तान के लिए इनमें से किसी के पास भी कोई फुर्सत नहीं है और ये एक नैरेटिव खामा खा बना रखे। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ये किसान है, प्योर किसान है और किसान अपनी फसल के दाम और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए घर से निकलते। पीछे भी देखा आपने 13 महीने बैठ के आए और अब 7 दिन से तो यहाँ बैठे। और मैं पहले तो ये बताऊंगा कि हाँ, किसान अपनी मांग मांगने आए हैं, उनका अधिकार है एक लोकतांत्रिक देश में अपनी मांग को रखने का। और दूसरी बात, अगर लंगर के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊं, जहाँ भी बाढ़ आता है देश में, कहीं भी बाढ़ आती है, उड़ीसा हो चाहे तमाम जगह, सबसे पहले वहाँ लंगर ही पहुँचता है। और इस बात आप किसी भी आर्टिकल, किसी भी पेपर का आर्टिकल उठा के देख सकते हैं इस बात को पुष्टि करने के लिए। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा और आखिरी में यही पूछना चाहूँगा कि कल जो तैयारी होनी है, मतलब 21 तारीख को बैरिकेडिंग लगी है, किस तरह से आगे बढ़ना होगा? क्योंकि इतना तो है कि वो लोग क्लियर ही होंगे कि आगे आपको बढ़ने नहीं देना है। देखो, मैं एक बार तो लंगर ही कहूँगा, हमारे गुरु घर के बारे में ऐसी जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो तो बहुत कुछ जानते होंगे। हम तो थोड़ा सा इतना ही जानते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें गुरुद्वारा दिख जाता है तो हम बड़े खुश होकर कम से कम ये होते हैं भाई यहाँ खाने को भी मिल जाएगा और यहाँ शेल्टर रहने का भी मिल जाएगा। तो इतनी बड़ी उम्मीद है हर इंसान के लिए। हम तो सिख नहीं हैं, आप भी सिख नहीं हैं, आप भी गए होगे। अब घूमने चले जाओ कहीं पहाड़ों पर, जहाँ भी गुरु घर का गुरुद्वारा होगा उसमें हमें खाने का भी मिलेगा, रहने का मिलेगा। इससे बड़ी सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। रही बात कल की बैरिकेडिंग है, कोई बात नहीं, नेताओं ने, जो किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि भाई दिल्ली की तरफ कल चलेंगे। हाँ, ये बिल्कुल हम सरकार से, ये आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सरकार इस बैरिकेड को हटाए। हम अपनी सरकार से मांगने के लिए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की ज़रूरत नहीं है। और यदि सरकार ये चाहे कि यहाँ से उल्टे चले जाए तो बिल्कुल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर 2021 को काले कानून खत्म किए थे, इसी प्रकार के एमएसपी की गारंटी कानून की घोषणा कर दें, कर्जा माफी घोषणा कर दें और जो डिमांड वो पूरी कर दें, किसान अपने घर चले जाएगा।